एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है मेनली इन द रिवीजन सीरीज जो हमारी चल रही है सारे चैप्टर्स के लिए। जैसे हमने अभी तक मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन एंड हमारा लॉज ऑफ मोशन के लिए एक रिवीजन वीडियो में विद इन 15 to 20 मिनट्स पूरा चैप्टर रिवाइज करा है। सेम काम आज हम करने वाले हैं फॉर वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर। सो वर्क पावर एंड एनर्जी में 3 सेक्शंस में चैप्टर डिवाइडेड है। पहले हम वर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे, सेकंड एनर्जी के बारे में, थर्ड पावर के बारे में। सो वर्क से शुरू करते हैं। वर्क क्या होता है? अगर हम कोई भी कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल वर्क मतलब हमें कुछ काम करना पड़ रहा है। काम कौन करेगा? फोर्स। कब काम होता है? जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्प्लेसमेंट एस से डिस्प्लेस कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उस फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन होगा वो हमें कैलकुलेट करना रहता है। जो भी फोर्स बेसिकली जहां पे भी कुछ चेंज हो रहा है पोजीशन में, वो किसी फोर्स की वजह से हो रहा होगा और उस फोर्स की वजह से कुछ एनर्जी और कुछ पावर एनर्जी सारी चीजें लिंक्ड है, तो उस फोर्स को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। सो हम बोल रहे हैं अगर एक फोर्स ऐसे लग रही है थीटा एंगल पे, तो जो भी फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा है वो हमारा वर्क डन में हेल्प करेगा। तो अगर वर्क डन बाय दिस हम बोल रहे हैं ये कांस्टेंट फोर्स है, इसका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है, तो जो भी कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा वो कैसे निकालेंगे? F डॉट एस से। डॉट प्रोडक्ट हमने मोशन इन प्लेन वाले चैप्टर में सीखा था, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सो F डॉट एस से हमारा वर्क डन निकलेगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? A डॉट बी होता है AB cos थीटा। सिमिलरली F डॉट एस क्या हो जाएगा? FS cos थीटा। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है, डॉट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी रिजल्ट निकल के आ रहा होता है डॉट प्रोडक्ट से वो कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि वर्क कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी होने वाली है। एसआई यूनिट क्या होती है वर्क की? जूल। सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्क। जैसे फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट आपकी होती है डाइन। तो 1 जूल क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। 1 अर्क क्या हो जाएगा? 1 अर्क इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन 3 टाइप से, और आपको बाकी यूनिट्स क्या हो सकती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर एंड कैलोरी। तो इन 4 कन्वर्जन्स में आपको मेनली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे याद रखना है? जो भी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर जूल्स में एनर्जी हो जाएगी। मेगा में आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। किलोवाट आवर में क्या हो रहा है? जो आपने 9th क्लास में 10th क्लास में देखा होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसके अंदर ही हमारी कन्वर्जन थी। कैलोरी वाली कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है। कैलोरी में बहुत बार आ जाती है वैल्यू क्वेश्चन के अंदर, तो कैलोरी में अगर वैल्यू होगी तो हमें जूल्स में उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब बात करते हैं वर्क डन। 3 तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा वर्क डन? जब हमारा थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो ये जो F डॉट एस है, डॉट कॉस की वैल्यू बेसिकली 0 to 90 के बीच में पॉजिटिव होगी, तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जांपल, कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट गिरा, फ्री फॉल हो रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। फोर्स भी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है। सिमिलरली जो विनिंग टीम होती है टग ऑफ वॉर में, अगर मान लो मैं जिस टीम में अगर वो टीम जीत रही है तो हम फोर्स भी अपनी साइड लगा रहे हैं, खींच रहे रस्सी को, और रस्सी डिस्प्लेस भी हमारी ही डायरेक्शन में हो गई, जिसकी वजह से हम जीते होंगे। सिमिलरली जीरो कब होगा? cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो जब भी थीटा मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब भी 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा होगा तो वर्क डन 0 होगा। एग्जाम्पल, जैसे एक कूली है, कूली ने अगर कोई सामान उठाकर अपने सिर पे रखा है और वो सिर पर सामान रखकर चल रहा है, ठीक, तो उस सिनेरियो में जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और कूली ऐसे जा रहा है, तो एंगल क्या बन रहा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, तो वर्क डन बाय कूली इन दैट केस विल बी 0। सिमिलरली सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क डन होता है वो 0 होता है। क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी अलोंग द रेडियस लग रही है और ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कैसी होती है? अलोंग द टैंजेंट। सर्कुलर मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो अलोंग द टैंजेंट होती है। टैंजेंट और रेडियस 90 डिग्री पे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो वर्क डन उस केस में भी कितना हो जाएगा? अब वर्क डन जब भी हम बोल रहे हैं हमें हमेशा स्पेसिफाई करना है किस फोर्स के द्वारा वर्क डन बोल रहे हैं। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी 0 इन सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म में भी। नेगेटिव वर्क डन कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 से 180 है। क्यों? क्योंकि cos 90 से cos 180 के बीच में cos की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। cos 180 की वैल्यू जाती है -1। नेगेटिव वर्क डन का क्या एग्जांपल हो सकता है? एक स्टोन लिया, स्टोन को ऊपर फेंका, तो स्टोन को जब आप ऊपर फेंक रहे हो तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है, तो एंगल कितना हो गया? 180। सिमिलरली जब हम कोई कार में ब्रेक लगा रहे हैं या किसी भी व्हीकल में जब ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं, गाड़ी आगे जा रही थी, फोर्स पीछे लग रही है, फोर्स पीछे लग रही है, तभी गाड़ी रुक रही होगी, तभी ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं, तो एंगल कितना हो गया? 180 अगेन, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव।
ये तो कहानी थी वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अगर मान लो फोर्स कभी कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है, तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ेगा वो समझ लेते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स अगर निकाल रहे हैं तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे निकलेगी? दैट विल बी गिवन बाय द एरिया अंडर द एफ एक्स ग्राफ। अगर वाई एक्सिस पे फोर्स है, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, तो जो एफ एक्स ग्राफ है, एफ एक्स ग्राफ का जो भी एरिया होगा, कहां से कहां तक लेना है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का एरिया आपको लेना है ग्राफ में। जो भी एरिया होगा वो आपको वर्क डन बाय दैट वेरिएबल फोर्स दे देगा। या फिर अगर मैथमेटिकली बात करूं, अगर फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन है आपको इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे फोर्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो वर्क डन बाय दैट वेरिएबल फोर्स कैसे वेरिएबल क्यों हो रही है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे डिपेंड कर रही है फोर्स कितनी एक्ट कर रही होगी। तो यहां पर इंटीग्रेशन से डायरेक्टली निकाल सकते हो। f डॉट dx का इंटीग्रेशन करोगे कहां से कहां तक? xi से xf तक। xi क्या है? इनिशियल पोजीशन, xf क्या है? फाइनल पोजीशन। आई होप वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, दोनों फॉर्मूले हमको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। दो टाइप के फोर्सेज हो सकते हैं। कंजर्वेटिव, ये दोनों चीजें आपको हमेशा फॉरएवर लाइफ याद रखनी है। फॉरएवर लाइफ से मतलब क्या है? जब तक आप 12th पास नहीं कर लेते, क्योंकि ये चीजें अब डायरेक्टली हम जगह जगह हर चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन सी होती है? जो फोर्सेज के द्वारा जो भी वर्क डन है या उस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन है, जब भी वो वर्क डन सिर्फ और सिर्फ हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होगा, तो वो फोर्स कैसी होगी? कंजर्वेटिव। जैसे कि एक बहुत बार पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, इसका मतलब जो भी वर्क डन हो रहा है इस फोर्स के द्वारा, वो इसके रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा कि किस रास्ते से आपने डिस्प्लेसमेंट करा है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि कितना वर्क डन हुआ है। जैसे जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बोला कि आपको प्रूव करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जैसे आपको 3 डायग्राम दिख रहे हैं यहाँ पर, हमने बोला एक बार आप इस नॉर्मल जो पोजीशन है आप ये ऊपर से नीचे लेके आओ, एच हाइट से नीचे लेके आ रहे हो। पहले इस केस में टोटल वर्क डन निकालो। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन बाय कौन सी फोर्स प्रूव करनी है? ग्रेविटेशनल, तो टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालोगे सिर्फ और सिर्फ। इस केस में टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे तो mgh आएगा। डिस्प्लेसमेंट h हुई है, फोर्स नीचे की तरफ है, m इंटू g, ठीक है, तो इस केस में आएगा mgh। अब इस सेकंड केस में क्या लो कि ओवर द इंक्लाइंड प्लेन आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हो, ठीक है। इस केस में भी अगर निकालोगे तो टोटल वर्क डन कितना आएगा? mgh। सिमिलरली थर्ड केस में निकालना है कि एक स्टेयर केस के थ्रू आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ला रहे हो टोटल h हाइट से। हाइट अगर सेम है तो आप ऑब्जर्व करोगे तीनों केसेस में आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा कि वर्क डन mgh आएगा। तीनों केसेस में क्योंकि वर्क डन mgh आ रहा है तो हमने शो कर दिया। पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, मैं स्टेयर केस से लाऊं, इंक्लाइंड प्लेन से लाऊं या सीधे नीचे ले आऊं, वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ऐसी फोर्स को क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव। जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, सेंट्रल मतलब ऐसी फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट के सेंटर्स के अलाउंग लग रही होती हैं, सारी सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं नेचर में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसका जस्ट ऑपोजिट, जिस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो उसके पाथ पर डिपेंड करे कि आप A to B गए तो किस पाथ से गए, उस पाथ अगर जैसे ही रास्ता बदल दोगे तो वर्क डन भी बदल जाएगा। ऐसी फोर्स को क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एग्जांपल क्या हो गया आपका? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक और बात क्या रखनी है? वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज लूप विल बी जीरो। क्लोज लूप से क्या मतलब है? मान लो आप A से B गए, ठीक है, A से B गए और फिर B से A पे वापस आ गए, तो अलोंग द क्लोज लूप जो वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वो जीरो होगा। जीरो क्यों होगा वर्क डन? क्योंकि वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इनिशियल पोजीशन भी A थी और गोल में घूम के चक्कर वापस A पे ही आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, डिस्प्लेसमेंट नेट जीरो हो जाएगी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज लूप विल बी जीरो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्क। अब आगे हम बात करने वाले हैं अबाउट एनर्जी। एनर्जी में देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फर्दर 2 टाइप्स की होती है, वो पूरी बात हम करेंगे। और जितनी भी डेरिवेशंस है, तो डेरिवेशंस के लिए जो हमारी अलग सेपरेट सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज सारी डेरिवेशंस, वो डेरिवेशंस हम डिटेल में वहां पे कवर करेंगे। जैसे जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको उस वीडियो में कवर होगा, क्योंकि ये एक वेरिएशन नहीं है एग्जैक्टली, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये वाला क्वेश्चन हम वहां पर करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड टू एनर्जी। सो अब हम बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू
डू वर्क। अब वो किसी भी टाइप का वर्क हो सकता है, किसी भी टाइप की एनर्जी हो सकती है। तो प्राइमरीली जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, एनर्जी टू टाइप्स की होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जैसे कि जितने भी व्हीकल्स, अगर कोई भी चीज किसी भी वेलोसिटी से मूव करती है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर आती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया, ये निकालने के लिए भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, वो हम कहां पर देखेंगे? अपनी डेरिवेशन वाली वीडियो में। इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन आ जाए तो वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास। क्योंकि जनरली बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है, या फिर आपको कंडीशन दे देते हैं कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी और मास कैसे वेरी करेंगे? तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको मिलेगा कि काइनेटिक एनर्जी मास के साथ कैसे वेरी करेगी, इस रिलेशनशिप से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तब अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी की कहानी पूरी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स शेप, मतलब उसकी शेप की वजह से या उसकी पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी पोजेस करे। पोटेंशियल एनर्जी अब दो टाइप्स की हो सकती है, जैसे एक टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटी हर किसी को अपनी तरफ खींचती है, तो बेसिकली अगर आप अर्थ की सरफेस से किसी भी h हाइट पे अगर आप खड़े हो तो आपके अंदर उस हाइट पर जाने की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जिसको क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालते हैं? m इंटू जी इंटू एच से। mg क्या हो गया आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स। h क्या हो गई? जिस भी हाइट पे आप सरफेस के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर खड़े हुए हो। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो हमने वहां पर देखी थी, 10th क्लास तक हमने पढ़ा था। यहां पर एक नई चीज क्या आ रही है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पहली तो क्यों आती है? पहली बात तो ड्यू टू द चेंज इन द शेप, मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर दिया, उसको तो डिफॉर्म कर दिया, तो वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करना चाहता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारा स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के केस में क्या होता है? हमने स्प्रिंग को खींचा या हमने उसको कंप्रेस करा, तो हमने उसको डिफॉर्म कर दिया, तो स्प्रिंग हमेशा क्या चाहता है? अपनी मीन पोजीशन पे वापस आना चाहता है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या डेवलप होती है? एक रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस साइन क्यों है? क्योंकि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि स्प्रिंग वापस मीन पोजीशन पर आना चाहता है। तो अब ये अगर फोर्स माइनस के एक्स है, तो हमने जैसे वहां पर देखा था, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको एक्स का इंटीग्रेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय 2। तो उस रिलेशन से एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो किसी भी स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच का, पोजीशन के बीच का ग्राफ देखोगे तो कैसा आ रहा है? पैराबोलिक ग्राफ आ रहा होगा। यानी कि जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है मतलब हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अगेन हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला कहां से आ रहा है? वो पूरी चीज जो डेरिवेशन है उसकी, वो हम कहां करेंगे? डेरिवेशन वाली वीडियो में। लास्ट बात करते हैं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का भी प्रूफ बहुत बार आ जाता है, अगेन डेरिवेशन की वीडियो। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहती है कि द वर्क डन बाय एनी ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो भी टोटल वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई वर्क एनर्जी थ्योरम की कहानी। लास्ट चीज हम यहाँ पे क्या पढ़नी है एनर्जी के अंदर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बात हमें पता है। हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर 10 जूल एनर्जी कहीं एग्जिस्ट करती है नेचर में, वो तो 10 की 10 जूल ही रहेगी। बस डिफरेंस क्या होगा? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी, बट खत्म नहीं होगी। वो 10 से कभी 9 नहीं होगी और 10 से कभी 11 जूल नहीं होगी। कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में अब हमारी दो चीजें आ जाती हैं, दो बातें आ जाती हैं। क्या? दो पर्टिकुलरली केसेस में एनर्जी प्रूव करने के लिए आ जाती है कि प्रूव करो कि एनर्जी कंजर्व्ड है, कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो रहा है। वो दो सिनेरियो कैसे, कौन से होते हैं? एक कंजर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको शो करना पड़ जाता है, दूसरा आपको पेंडुलम के केस में शो करना पड़ जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पूरा लॉ। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशन वाले केस में बात करेंगे, तो हमें क्या लेना होता था? हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एच हाइट से उसको नीचे लेके आएंगे, हमने 2 पॉइंट ले लिए, दोनों पॉइंट पे हम
दिखाएंगे कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोनों ही केसेस में? ग्राफ। अगर मैकेनिकल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ इस केस में देखेंगे तो देख रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है mgh, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। हाईएस्ट पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, और सिर्फ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो टॉप पॉइंट क्या होगा? जब h हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो ये जो डॉटेड रेड लाइन है ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जो डॉटेड ब्लैक लाइन है ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है विद पोजीशन। तो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक 0 हो गई। लोवेस्ट पॉइंट पे जब ग्राउंड को हिट कर रहा है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। एंड थ्रू आउट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है इक्वल टू mgh। सिमिलरली अब हम बात कर लेते हैं पेंडुलम के केस में। एक पेंडुलम है, पेंडुलम की बॉल राइट एंड लेफ्ट साइड में जा रही है, तो हम बोल रहे हैं अगर ये हमारा ओरिजिन है, जब भी आप आगे जाओगे तो x जो डिस्प्लेसमेंट है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, इस हाफ के लिए नेगेटिव ले रहे हैं। दोनों साइड इक्वल हाइट तक जाएगी, ऐसा नहीं कि इधर ऊपर चली जाएगी उधर नीचे, ऐसा नहीं होगा। ग्राफ कैसे वेरी कर रहा है? अगेन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ विद पोजीशन एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चेंज कौन हो रहा है कंटिन्यूअसली? काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। मीन पोजीशन पे क्या होता है? मीन पोजीशन में ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, 0 हाइट है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी। और जो एक्सट्रीम पोजीशन है, इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि एक हाइट h पर ऑब्जेक्ट है। इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से यहां से ऑब्जेक्ट वापस मीन पोजीशन पे आता है और इस पोजीशन से भी वापस मीन पोजीशन पे आएगा। ग्राफ अगर देखोगे तो जब मीन पोजीशन पे है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 0 है उस केस में हमारे पास। ठीक है, सो ये ग्राफ दोनों ही केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ये अगेन ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये जो पूरी डेरिवेशन है, मतलब ये जो पूरा प्रूफ है इस केस में और पेंडुलम दोनों ही केसेस के लिए सेपरेट वीडियो में, डेरिवेशन वाली वीडियो में बात कर रहे होंगे। सो आई होप एनर्जी वाला पार्ट अब क्लियर होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पावर। तो पावर के अंदर मेनली हम कोलिजन की बात करेंगे, 2-3 केसेस होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू पावर। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट पावर। जैसे आपने देखा अभी हमने वर्क की बात की थी, फिर एनर्जी की बात की। वर्क में हमने देखा था कि वर्क पॉजिटिव, वर्क पहले कैलकुलेट कैसे करते हैं? बाय कांस्टेंट फोर्स एंड बाय वेरिएबल फोर्स। उसके बाद हमने देखा था वर्क 3 टाइप से हो सकता है, 0, पॉजिटिव या नेगेटिव। एंड हमने उसके बाद एक थ्योरम देखी थी। एनर्जी में भी सिमिलरली हमने सेम काम किया था, हमने एनर्जी देखा, समझा था क्या होता है। देन टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल। पोटेंशियल में फर्दर 2 टाइप्स देखे थे एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा था। लास्ट टॉपिक है पावर। पहले समझेंगे पावर क्या होता है। पावर के बाद यहां पर सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज है जो है कोलिजन। कोलिजन के ऊपर एक डेरिवेशन जरूर एग्जाम में आएगा एंड क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ध्यान से सुनना है। पावर क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसे हमने पहले क्या करा, हमने वर्क निकाला। वर्क क्या था? बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हम वर्क निकाल रहे थे। एनर्जी क्या थी? एनर्जी वाज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। सिमिलरली अब पावर क्या है? पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो आप देख रहे हो दोनों ही चीजें, एनर्जी एज वेल एज पावर, दोनों ही चीजें हमारे वर्क से रिलेटेड है। सो पावर हो गई रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब पावर के लिए हम पावर कैलकुलेट कैसे करेंगे? किसी भी चीज का अगर रेट निकाला तो क्या करते हैं? उस चीज को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो पावर क्या हो गई? वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क को अगर आप वर्क, पावर का फॉर्मूला F इंटू V कैसे आ रहा है? वर्क की जगह क्या रखो? F इंटू S। वर्क निकलता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा। तो पावर और कैसे निकाल सकते हो? फोर्स इंटू वेलोसिटी से। अब बात करते हैं कोलिजन की। तो कोलिजन क्या होता है? बेसिकली अगर कोई भी दो बॉडीज कभी भी फिजिकली स्ट्राइक कर रही है एक दूसरे के साथ, या फिर फिजिकली स्ट्राइक ना कर रही हो बट जो उन दोनों बॉडीज के पाथ है वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे? कोलिजन। बेसिकली टक्कर हो रही है। ठीक है, तो अब कोलिजन 3 टाइप्स के हो सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, आपका इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। पता कैसे लगेगा कि किस टाइप का कोलिजन हो रहा है? तो उसके लिए क्वांटिटी होती है E, जो हम कैलकुलेट करते हैं। E को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। E कैलकुलेट कैसे करते हैं? E इज बेसिकली द रेशियो ऑफ रिलेटिव सेपरेशन आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव सेपरेशन बिफोर कोलिजन। तो रिलेटिव सेपरेशन आफ्टर कोलिजन कैसे मिल रहा है? दोनों ऑब्जेक्ट्स की फाइनल वेलोसिटी से। कोलिजन हो रहा है तो 2 ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, तो 2 वेलोसिटी है v2 v1। दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी माइनस पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी माइनस पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u1। ठीक है, तो E जो हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो हमने कैलकुलेट करा है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस कुछ भी कह सकते हो, इस E की वैल्यू से हमें पता लग जाता है कि कोलिजन किस टाइप का हो रहा है। जैसे अगर E की वैल्यू 1 है मतलब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक से हम क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही चीजें यहाँ पे कंजर्व होंगी। दोनों चीजें कंजर्व होंगी मतलब हम बोल रहे हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। जैसे
हमने बॉल कोई फेंक के मारी किसी सरफेस पे, तो जो बॉल है जितनी हाइट से हमने उसको थ्रो किया था किसी सरफेस पे या जैसे ग्राउंड पे, वो सेम हाइट रीगेन करेगी। मतलब अगर हम आइडियली देखेंगे तो आइडियली कुछ लॉस होता है, अगर आप कभी भी किसी बॉल को फेंक के मारते हो तो वो इक्वल हाइट तक नहीं राइज करती। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है, सरफेस पे कुछ लॉसेस होते हैं। तो हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या बोल रहे हैं कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो नाम से याद रखना है परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मतलब जैसे कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो जितना आप उसको कंप्रेस करोगे वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेती है, तो वहीं से ये नाम आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा? परफेक्ट 1 वैल्यू यूनिटी। एंड मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक में ही परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ही कंजर्व रहते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे दो सिनेरियो आप देखोगे जो एनसीईआरटी में बने हुए, एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, दूसरा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो टू डायमेंशन एंड वन डायमेंशन दोनों की ही हम डिटेल जो डेरिवेशन होती है कि फॉर्मूला कहां से आ रहा है वो हम अपनी डेरिवेशन वाली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम बस एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं और उसके जो स्पेशल केसेस है। तो कोलिजन इन 1D में हम क्या बोल रहे थे, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। हम बोल रहे हैं आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, m1 की वेलोसिटी v1 हो गई और m2 की वेलोसिटी v2 हो गई। अब इस सिनेरियो में हमें करना क्या है, हम फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें m1 u1 m2 u2 की वैल्यू पता है, मुझे v1 और v2 निकालना है कि आफ्टर कोलिजन कितनी वेलोसिटी होगी। तो प्रोसेस क्या था, उसके लिए प्रोसेस समझ लेते हैं बस अभी के लिए। प्रोसेस क्या था, हमें बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम कंजर्व करना है, मतलब सेम रहेगा क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड है। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वो भी कंजर्व्ड है तो उसको इक्वेट करना है। बेसिकली जो इनिशियल मोमेंटम मतलब जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल के इक्वल होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के इक्वल होगी क्योंकि दोनों कंजर्व्ड है। जब वहां से आप दो इक्वेशंस बनाओगे तो दो अननोन्स है v1 v2, उनको आप जब रीअरेंज करोगे तो एक ऐसा फॉर्मूला मिलेगा। जैसे v1 का फॉर्मूला क्या आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 क्या आ रही है, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। क्या याद रखना है, डिनोमिनेटर में दोनों ही टर्म्स के m1 प्लस m2 है, जो पहला टर्म है उसके ऊपर m1 माइनस m2 इंटू u1 है, दूसरे टर्म में 2 m2 u2 है। अब कोई भी एक फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ मैंने इसलिए जानबूझ के सिर्फ v1 का लिखा है, v2 का फॉर्मूला हमें अपने आप हम लिख लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं। क्यों, जब आपको v2 निकालना है तो सब्सक्रिप्ट चेंज कर दो, m1 की जगह m2 लिख दो, m2 की जगह m1 लिख दो, u1 की जगह u2 लिख दो और u2 की जगह u1 लिख दो। 2 और 1 को इंटरचेंज कर दो तो आपको v2 का फॉर्मूला ऐसा ही मिल जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारे स्पेशल केसेस थे, तो हमने दो स्पेशल केस बनाए थे। पहला स्पेशल केस क्या है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की का मास इक्वल है, ठीक है, वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है बट दोनों का मास सेम है। अगर दो सेम मास की बॉडीज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रही है, उस सिनेरियो में क्या होता है, हम देख रहे हैं वेलोसिटीज इंटरचेंज हो रही है। v1 की वैल्यू u2 के इक्वल है और v2 की वैल्यू u1 के इक्वल है। दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई, मतलब टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर कर दी, ऐसा हम समझ सकते हैं। दूसरा केस हमने क्या बोला था, अगर पहला ऑब्जेक्ट भाग के आ रहा है पीछे से और दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, इसने एक रेस्ट पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट में आकर टक्कर मारी तो क्या होगा। तो अगर इसमें भी फर्दर तीन केसेस बना सकते हैं, अगर दोनों का मास सेम था तब तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर जो ऑब्जेक्ट पीछे से भाग के आ रहा है, ठीक है, अगर उसका मास बहुत ज्यादा है तो वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से ही चलता रहेगा, v1 की वैल्यू u1 ही रहेगी, और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था वो उसको भी कुछ मोमेंटम इंपार्ट कर देगा और रेस्ट वाली बॉडी भी अब चलना शुरू कर देगी। इसका जस्ट ऑपोजिट सिनेरियो क्या होगा, अगर भारी वाला, अगर m2 की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब भारी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, ठीक है, इसको ऐसा मानो ये रेस्ट पे है, अगर भारी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और हल्का ऑब्जेक्ट एक भारी ऑब्जेक्ट में आके टक्कर मार रहा है तो होगा क्या, हल्का ऑब्जेक्ट वापस उस सेम वेलोसिटी से u1 से ही, बट माइनस u1 क्यों लिखा है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहेगी, लाइटर ऑब्जेक्ट वापस रिबाउंड कर जाएगा सेम वेलोसिटी से और हेवियर ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट पर ही रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किस पूरी कंडीशन में वैलिड है, जब हम बोल रहे हैं कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी, ठीक है। इन इलास्टिक कब होगा, जब E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, और परफेक्टली इन इलास्टिक कब हो जाएगा, जब E की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इन इलास्टिक बोलूं, परफेक्टली इन इलास्टिक बोलूं, दोनों में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है, इसका मतलब कुछ एनर्जी लॉस हो रही होगी ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन की वजह से कुछ लॉस हो रहा है। अब वो लॉस अगर हमें निकालना है, सेम काम कर रहे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक में बस एक डिफरेंस क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट जो कोलाइड कर रहे हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ चिपक जाएंगे कोलिजन के बाद और एक ऑब्जेक्ट की तरह मूव करेंगे। तो कोलिजन इन 1D के लिए यहां पर भी सेम डेरिवेशन थी, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, सेम काम करना है, मोमेंटम कंजर्व करना है। आपको बेसिकली इनिशियल मोमेंटम एंड आफ्टर
फाइनल मोमेंटम इक्वेट करोगे तो एक इक्वेशन मिलेगी, उस एक इक्वेशन से यहाँ पर एक ही अननोन था v। v का फॉर्मूला आ गया m1u1 by m1 plus m2। हमने लिया है दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करोगे तो लॉस मिलेगा। लॉस अब देखेंगे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे उस पूरी इक्वेशन को तो हमारे पास एक पॉजिटिव लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि m1 m2 सब पॉजिटिव है, u1 पॉजिटिव है, m1 m2 नीचे है वो भी पॉजिटिव है। तो हम बोल रहे हैं यानी कि हमने यहां से शो कर दिया कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोलिजन। कोलिजन के ऊपर मोस्टली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1D एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन 1D, जो ये वाला फॉर्मूला है v का लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इधर भी v1 और v2, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। यही वाली दोनों डेरिवेशंस भी आ जाती हैं, दोनों में से कोई एक डेरिवेशन जरूर आएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी पावर और कोलिजन की कहानी। दो और चीजें क्या बचती है, एक है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये हमारे आइंस्टीन ने एक इक्वेशन बताई थी। आइंस्टीन ने बोला था कि जो एनर्जी है और जो मास है वो इंटर कन्वर्टेबल होता है। मतलब जैसे सोलर एनर्जी है तो सन के अंदर क्या होता है, जो भी सन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन के, हीलियम के पार्टिकल्स, उनका जो मास होता है उस मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि मास और एनर्जी अब रिलेटेड कैसे होंगे, किसी भी मास को अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उतने बराबर के अमाउंट की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, किसी भी मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या रिलेशनशिप होगी एनर्जी और मास के बीच में, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली उन्होंने एक मास के लिए भी फॉर्मूला दिया था कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से भाग रहा है तो उसका जो मास होगा वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। मास कैसे रिलेटेड होगा, m0 क्या है, रेस्ट मास, मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था उसका जो मास था रेस्ट पर वो m0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम ये बोल रहे हैं अगर आप यहाँ पर v की वैल्यू मान लो c की इक्वल होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से भाग रहा है तो उसका मास आइडियली कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि v की वैल्यू अगर c की इक्वल है तो ये 1 माइनस 1 0, तो 1/0 इंफिनिटी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा तो उसका मास कितना हो जाएगा, infinite. So this was the end of our chapter. This was all about work, power and energy. I hope this video has helped you and please don't forget to watch the video of derivations. हर चैप्टर की डेरिवेशंस हम सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं, एक डेरिवेशन की वीडियो एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक और सेपरेट वीडियो सीरीज लेकर आने वाले हैं फॉर ईच चैप्टर। So don't forget to watch those two videos to basically do a perfect mastery in all the chapters of class 11th physics. We are also bringing the same series for chemistry as well as maths. So stay tuned and thanks for watching the video. If you like the video then please like, share and subscribe to our channel. See you in the next video.